अच्छा जी, तो ये पेशेंट जो है ये कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट होगा या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? आवाज मेरी क्लियर है ना? यस सर, जी क्लियर है। सर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ना देखो, जब माइट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस होगी, लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये माइट्रल वॉल्व मतलब नॉर्मल बंदे का जो माइट्रल वॉल्व होता है, लेट सपोज नॉर्मल बंदे के माइट्रल वॉल्व की इतनी ओपनिंग होती है। अब ये जो ओपनिंग है ये तंग हो गई है, यानी ये माइट्रल वॉल्व क्या हो गया है, स्टेनोसिस हो गई है माइट्रल वॉल्व की। अब ये नैरो हो गया है ना ओपनिंग। अब जब माइट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस होगी यानी ओपनिंग जो है वो स्मॉल हो गई। जब ओपनिंग स्मॉल होगी तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता होता है वो क्या होगा, उसको आने में मसला होगा। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड के आने में मसला होगा क्योंकि जो रास्ता है वो तंग हो गया है। तो नतीजे में होगा क्या, ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैकअप कर जाएगा क्योंकि नीचे तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रास्ता जो तंग है। माइट्रल वॉल्व के अंदर जो स्टेनोसिस हो गई है, तो नतीजे में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड बैकअप होगा, जमा होगा, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर नतीजे में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ब्लड का, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर लेफ्ट एट्रियम के अंदर मुसलसल हर टाइम बहुत ज्यादा मिकदार में ब्लड होगा तो ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम की दीवारों के ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम की दीवारें इस तरह ये डायलेट हो जाएंगी। ठीक है। अब जो डायलेटेड लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर एबनॉर्मल फोकस पैदा होते हैं और वहां से फिर इरिथमिया होता है, हार्ट का रिदम खराब होता है। तो लेफ्ट एट्रियम की डायलिटेशन की वजह से जो मसले होंगे उनमें एक मसला क्या है कि एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। ये एक किस्म का इरिथमिया है। और एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या नुकसान हो सकते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन का एक नुकसान ये हो सकता है कि इसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो ये पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है स्ट्रोक की हालत में, फालिज की हालत में। इसलिए जब भी हमारे पास कोई पेशेंट स्ट्रोक के साथ आता है तो हम उसका इको जरूर करवाते हैं। इको क्यों करवाते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बंदे को माइट्रल स्टेनोसिस ना हो और इस वजह से स्ट्रोक ना हुआ हो। हम ईसीजी करवाते हैं कि कहीं पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक क्यों होता है? ये देखो, लेट सपोज ये एक बंदे का हार्ट है और ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये एआर्टा है, और लेट सपोज एआर्टा से ये एक ब्रांच गई हुई है ब्रेन के पास। अब जब किसी बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो लेट सपोज लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब फिब्रिलेशन होगी तो फिब्रिलेशन क्या है, ये ट्विचिंग है। यानी इसमें सिर्फ ये लेफ्ट एट्रियम की दीवारें जो हैं ये तरतरा रही होती हैं, ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो जब ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकती तो ऊपर से ये ब्लड को पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं ला सकती। तो नतीजे में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड की स्टेसिस हो जाती है, ब्लड रुक जाता है। तो जब ब्लड की स्टेसिस होती है, हमने क्या पढ़ा था वर्कोट्राइड में, SHE था ना, उसमें S से क्या था, स्टेसिस। स्टेज। अगर ब्लड रुक जाए तो इसके अंदर क्लॉट बनता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्विचिंग कर रहे हैं, थरथरा रहे हैं। तो इससे थरथराने से तो ब्लड जाता नहीं है, तो ब्लड इधर जमा हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। रुके हुए ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं। ये जो थ्रोम्बाई हैं ये यहाँ से एम्बोलाई हो जाते हैं और ये एआर्टा में आते हैं, और ये अगर ब्रेन में आ जाए तो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स को बंद कर देंगे, और वो ब्लड वेसल जिस एरिया को सप्लाई करेगा उसको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो एरिया डेड हो जाएगा। और ब्रेन का कोई एरिया अगर इस तरीके से डेड हो जाए, हम कहते हैं फालज हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो यही वजह है कि माइट्रल स्टेनोसिस के नतीजे में जो लेफ्ट एट्रियम डायलेट हुआ था और फिर उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हुई थी, तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक। दूसरा, ये पेशेंट प्रेजेंट होंगे पाल्पिटेशन के साथ। डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है और मुझे अपने दिल की धड़कन महसूस होती है। जाहिर है जब लेफ्ट एट्रिया के अंदर फिब्रिलेशन और ट्विचिंग हो रही होंगी तो इस बंदे को अपनी दिल की धड़कन महसूस होगी, पाल्पिटेशन होंगी। ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या क्या मसले हुए, एक तो ये पाल्पिटेशन, दूसरा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ईजी स्ट्रोक। समझ आइए। यस सर।
दूसरा क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट होगा, एक तो लेफ्ट एट्रियम की डायलेटेशन की वजह से क्या हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन हुई, और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से फिर पाल्पिटेशंस और स्ट्रोक वगैरह हुए। दूसरा क्या हो सकता है, नंबर 2, जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट होता है तो लेफ्ट एट्रियम के जस्ट पीछे क्या पड़ा होता है, एसोफेगस। तो अगर लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो जाए, लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसके पीछे जो एसोफेगस है, उस एसोफेगस को ये कंप्रेस करेगा, और जब एसोफेगस कंप्रेस होगा तो इसके अंदर खाना जो आपने निगला हुआ है वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि एसोफेगस को आपने बाहर से कंप्रेस किया हुआ है। तो खाना निगलने में तकलीफ होगी, न डिस्पेचिया होगा। तीसरा क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन की वजह से और नैरोइंग की वजह से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, अगर ये माइट्रल वॉल नैरो है और ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, तो क्या होगा, नैरो हो गया। तो ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर जमा होगा, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन्स में जमा होगा। पल्मोनरी वेन कहाँ से आई हुई है, लंग से आई हुई है, तो लंग्स में जमा होगा। तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर जब ब्लड बहुत ज्यादा होगा तो वहां से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड वेसल के अंदर जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो मवाद जो है वो बाहर लीक आउट होता है, तो जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। इस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो वो है आपका लंग्स है, लंग्स के पास ब्लड को कौन बेचता है, राइट वेंट्रिकल बेचता है ना। यस सर। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी गई हुई है। तो जब पल्मोनरी कंजेशन होगी, यानी पल्मोनरी वेसल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड जमा होगा, तो इन वेसल्स के अंदर ब्लड को घुसाना ये भी मुश्किल है, क्योंकि आगे पहले से ही रास्ता बंद है, ब्लड अंदर जमा है। तो जोर किसके ऊपर पड़ेगा, किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल को। तो नतीजे में राइट वेंट्रिकल की दीवारों में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और हाइपरट्रॉफी करते करते ये फेल हो जाएगा, तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। तो पेशेंट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ कैसे प्रेजेंट होगा इन लोगों को, जब राइट वेंट्रिकल फेल होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जमा होगा, वहां से राइट एट्रियम में जमा होगा, वहां से जेवीपी इनकी रेज्ड हो जाएगी, वहां से नीचे लीवर इनका बड़ा हो जाएगा, हेपेटोमेगेली, वहां से पाँव के अंदर जो है एडीमा हो जाएगा, पीडल एडीमा पढ़ा था ना हमने। तो राइट हार्ट फेलियर की यस सर। कॉम्प्लिकेशन के साथ, तो ये सारी चीजें, जब ब्लड बैकअप होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो पल्मोनरी कंजेशन यानी पल्मोनरी एडिमा होगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल पे जोर पड़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा, रेज्ड जेवीपी, हेपेटोमेगेली, बाइलेटरल पीडल एडिमा, हमने पढ़ा था ये। अच्छा, अब जब आप इस पेशेंट को एग्जामिन करोगे, तो जब ऑस्कल्टेशन करोगे तो S1 लाउड होगी। S1 किसे कहते हैं, जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड बंद होते हैं, ये S1 है। तो ये जो स्टीनोस्ट वाल्व है ना, ये जब बंद होगा तो ये बड़ी जोर से बंद होगा, तो इसलिए S1 जो है वो आपको लाउड सुनाई देगा। दूसरा, ओपनिंग स्नैप आपको लाउड सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टीनोस्ड माइट्रल वाल होते हैं, जब माइट्रल वाल के अंदर स्टीनोसिस हो जाए तो ये बंद भी बड़ी जोर से होता है, इसलिए S1 लाउड है, और ये खुलता भी जोर से है, इसलिए ओपनिंग साउंड भी, ओपनिंग स्नैप भी लाउड है। उसके बाद मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा विद प्री सिस्टोलिक एसेंट्रिक। अब ये देखो, S1, S2, S1, S2, इस तरह है ना। अब देखें, ये मर्मर समझें, मर्मर समझना जो है ये बहुत जरूरी है। सर मुझे तो अलाउड कर दे सर जी। मैंने बस इधर से रिकॉर्डिंग कर ली है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इतना पढ़ लिया था। मैं इधर से कर रहा हूँ, ओके मैं सर। आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब देखो होगा क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो S1 और S2 है, इसके दरमियान जो है ये क्या होता है, S1, S2, S1, S2, और इस तरह ये चलता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो S1 और S2 के दरमियान जो है, ये ये क्या है, सिस्टली है, और S2 यस। और S1 के दरमियान जो है ये डायस्टली है।
तो इस डायग्राम से भी हमें पता चला कि डायस्टली पे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और सिस्टली पे कम टाइम लगता है। समझ आ रही है? यस सर। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ रहे हैं। हमने कहा क्या पढ़ा कि माइट्रल स्टेनोसिस में जो मर्मर होगा वो मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा विद प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये मर्मर S1 और S2 के दरमियान नहीं होगा, बल्कि किसके दरमियान होगा? S2 और S1 के दरमियान होगा, क्योंकि ये डायस्टोलिक मर्मर है। तो डायस्टोलिक मर्मर है तो वो ये S2 और S1 के दरमियान होगा। समझ आई यहां तक? यस सर। अब देखो, S2 के फौरन बाद हमने पढ़ा हुआ है कि ओपनिंग स्नैप होता है। ये ओपनिंग स्नैप है। ओपनिंग स्नैप का मतलब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए। अब चूंकि इस बंदे को तो माइट्रल स्टेनोसिस है, यानी इस बंदे का माइट्रल वाल्व नैरो है, तो इस नैरो माइट्रल वाल्व के थ्रू जब ब्लड गुजरेगा तो ब्लड की फ्लो टर्बुलेंट होगी, और इस टर्बुलेंट ब्लड फ्लो से एक आवाज पैदा होगी। वो आवाज हमें सुनाई देगी, और वो हमें सुनाई देगी, सुनाई की शिद्दत ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, यहाँ तक पीक पे पहुंचेगी, फिर कम होगी, 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 फिर खत्म होने से पहले थोड़ी सी फिर ज्यादा हो जाएगी, और फिर कम हो जाएगी। ये देखो, ये सारी कार्रवाई डायस्टली में होगी ना। यस सर। डायस्टली में होगी ना, क्योंकि S2 और S1 के दरमियान डायस्टली है। तो इससे हमें पता चला कि माइट्रल स्टेनोसिस का जो मर्मर है ये डायस्टोलिक मर्मर है, और ये डायस्टली के बिल्कुल दरमियान में पीक पे क्या है? ये देखो, डायस्टली का दरमियान है ना ये, तो दरमियान में ये बिल्कुल पीक पे क्या है? तो ये मिड डायस्टोलिक मर्मर है, और इसके अंदर प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन है। ये जो है ये क्या है? ये प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन है। ये प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन क्यों होती है? ये बड़ी गौर से सर गौर से बात है। अब देखो 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 देखो, हमने पढ़ा है ना कि डायस्टली जो है ये वेंट्रिकुलर फीलिंग है। डायस्टली में वेंट्रिकल की फीलिंग होती है ना। यस सर। अब गौर से सुनो, हमने ये भी पढ़ा था कि वेंट्रिकल की जो फीलिंग है ये दो तरीकों से होती है। एक पैसिव फीलिंग है, और एक एट्रियल सिस्टली के नतीजे में जो फीलिंग होती है। पढ़ा था ना हमने। यस सर। अब देखो, जो डायस्टली है जिसमें वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही है, तो ये यूं समझो कि यहां से लेके यहां तक ये पैसिव फीलिंग है। वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा था, जिसमें 70% फीलिंग होती थी, और 30% फीलिंग कौन करता था? एट्रिया कंट्रैक्ट होते थे, एट्रियल सिस्टली होती थी। तो यहाँ पे ये एट्रियल सिस्टली हुआ, और इसके बाद ये जो है ये एट्रियल सिस्टली के नतीजे में तो फीलिंग होती है। तो देखो, चूंकि यहाँ पे एट्रियल सिस्टली हो जाती है, यानी एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनकी कंट्रैक्शन के नतीजे में ये मर्मर दोबारा से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। क्योंकि इसके बाद तो ये आगे क्या है? सिस्टली है ना। तो ये जो है S1 के बाद सिस्टली हो जाती है ना, S1 और S2 के दरमियान तो सिस्टली है। तो S1 से जस्ट यस। पहले, यानी सिस्टली शुरू होने से जस्ट पहले ये मर्मर थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इसलिए इसको प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन कहते हैं। तो आपको जो मर्मर है माइट्रल स्टेनोसिस का, ये मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा, और इसके अंदर प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? हम डायूरेटिक्स देते हैं, एफिब की ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीकोagulation देते हैं कि कहीं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्ट्रोक ना हो जाए। जहां तक वेल्व्स का ताल्लुक है तो इसमें हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, वेल्वोप्लास्टी कर सकते हो, यानी उसमें आप किसी वाल्व को ओपन कर दो, तो तंग हो गया इसकी ओपनिंग, वो ओपन कर दो। और दूसरा है, अगर अगर ये भी ना हो सके तो माइट्रल वाल्व को हम रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह पे हम एक मसनूई वाल्व लगाते हैं। अब ये मसनूई यानी प्रोस्थेटिक वाल्व, ये मेटेलिक भी हो सकता है, मेटल का भी बना हुआ हो सकता है, और बायो प्रोस्थेटिक भी हो सकता है, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू, जैसे सुअर का, पिग का। ठीक है, पिग का वो टिश्यू लेके भी हम यहाँ पे उसे एक वाल्व वो कर सकते हैं। तो बायो प्रोस्थेटिक जो लिविंग टिश्यू से बनाया गया वाल्व हो, और मेटेलिक जो मेटल से बनाया गया वाल्व। तो ये मेटल वॉल आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन पहले हम क्या करते हैं? वेल्वोप्लास्टी करते हैं। इस बंदे का अपना जो वाल्व है उसको ओपन कर।
ये माइट्रल स्टेनोसिस था। नेक्स्ट हमारे पास माइट्रल वाल प्रोलैप्स है, ये बड़ा इजी है। ये देखो, ये माइट्रल वाल प्रोलैप्स। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि माइट्रल वाल कैसे होते हैं, ऐसे। इस बंदे के माइट्रल वाल कैसे हैं, ऐसे, यानी ऊपर की तरफ प्रोलैप्स हो गए, ऐसे हो गए। हुए या नहीं हुए? यस सर। तो माइट्रल वॉल प्रोलैप्स में क्या होता है, बड़ा इजी है। फ्लॉपी माइट्रल वॉल होते हैं, और माइट्रल वॉल के जो कस्प होते हैं ये एट्रिया के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, एट्रिया के अंदर घुस जाते हैं। कब? सिस्टोली के दौरान, यानी जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंट्रैक्शन होती है, तो ब्लड जो है वो एआर्टा में जाता है ना, लेकिन यही ब्लड इन माइट्रल वॉल के ऊपर भी लगता है, नीचे से। तो इनके लगने की वजह से माइट्रल वॉल जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो एट्रिया के अंदर घुस जाए अगर, तो ये माइट्रल वॉल प्रोलैप्स कहलाएगा। नॉर्मल बंदे में ये माइट्रल वॉल ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि नॉर्मल बंदे में क्या होता है, दो चीजें होती हैं जो इन माइट्रल वॉल को ऊपर जाने से रोकती है। पहली चीज क्या है, ये पहली चीज है ये जो टेंडन है ना, ये इनको कहते हैं यस। कॉर्डे टेंडिनी। इन्होंने माइट्रल वॉल को नीचे से पकड़ा हुआ होता है, और ये जो कार्ड टेंडनी है ये इनके साथ अटैच है। नंबर दो, ये है पेपाइलरी मसल। अब देखो, अगर किसी बंदे के पेपाइलरी मसल्स कमजोर हो जाएं या कार्ड टेंडनी कमजोर हो जाएं, तो क्या वो इन माइट्रल वॉल को टाइटली नीचे से पकड़ सकेंगे, नीचे खींच सकेंगे? नहीं नो खींच सर। सकेंगे। तो नतीजे में होगा क्या, जब हार्ट की वेंट्रिकल की कंट्रेक्शन होगी और ब्लड इनके साथ टकराएगा, तो ये ऊपर की तरफ एट्रियम के अंदर घुस जाएंगे, यानी प्रोलैप्स कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। वेल के माइट्रल वेल के जो कस्प हैं ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस जाते हैं। क्यों? इसकी काजेस क्या है? पहली बात, अगर ये जो माइट्रल वॉल है, माइट्रल वॉल के जो लीफलेट्स हैं, ये माइट्रल वॉल के जो लीफलेट्स हैं, यानी ये या कार्डिटेंडनी या पेपाइलरी मसल, अगर इनकी मैक्सोमेटस डिजेनरेशन हो जाए, क्या हो जाए? मैक्सोमेटस डिजेनरेशन। क्या मतलब मैक्सोमेटस डिजेनरेशन? प्रोग्रेसिव नॉन इंफ्लेमेटरी डिसएरे, यानी खराब हो जाना ऑफ द वॉल लीफलेट्स का पेपाइलरी मसल या टेंडनी। पेपाइलरी मसल, कार्डिटेंडनी या माइट्रल वॉल की जो लीफलेट्स और कस्प्स हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता डिसएरे हो जाना, डिसरेगुलर हो जाना, इनकी स्ट्रक्चर का खराब हो जाना, लेकिन ये किसी नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से। तो हम इसको कहते हैं कि ये मैक्सोमेटस डिजेनरेशन हो गई। मिसाल के तौर पर जिन लोगों को कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो, जैसे एहलर टेंडलर सिंड्रोम, मार्फान सिंड्रोम, तो इन लोगों के टिश्यू चूंकि नॉर्मल नहीं होते, तो जब कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल नहीं होंगे, तो पेपाइलरी मसल, वाल्व के जो लीफलेट्स और कस्प्स हैं और जो कार्डिटेंडिनी है, इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खराबी हो जाती है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं ना। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू ठीक नहीं है तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं होंगे, और ये स्ट्रक्चर जब ठीक नहीं होंगे तो ये माइट्रल वॉल को सही तरीके से नीचे नहीं पकड़ सकेंगे, और नतीजे में माइट्रल वॉल प्रोलैप्स कर देगा। तो माइट्रल वॉल की प्रोलैप्स की सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या है? मैक्सोमेटस डिजेनरेशन। इसके अलावा क्या काजेज हो सकती है? रोमेटिक फीवर। याद है हमने पढ़ा था रोमेटिक फीवर में एशकॉफ नोड्यूल पढ़ा था ना? Yes, sir. मैं आपको यस एक्यूट रोमेटिक फीवर में ये एशकॉफ नोड्यूल याद है? यस सर। एस्कोकार्डियोसिस ग्रेनुलेशन। में Activate पढ़ा ये था ना क्या? platelet ये एशकॉफ नोड्यूल जो है यस ये सर। जमा हो जाते हैं। तो अगर एशकॉफ नोड्यूल डिपॉजिट हो जाएं पेपिलरी मसल के अंदर या कार्डे टेंडनी के अंदर, तो क्या ये पेपाइलरी मसल और कार्डे टेंडनी अपना काम कर सकेंगे नॉर्मल तरीके से? नो नहीं सर। कर सकेंगे। तो इनका काम क्या है? इस वॉल मेटल को। वॉल को नीचे की तरफ नीचे खींचना, ताकि ये ऊपर प्रोलैप्स ना हो। लेकिन ये जब इनके अंदर एशकफ नोड्यूल इस तरह जमा होंगे,
तो ये माइट्रल वाल्व को नहीं सही तरीके से पकड़ सकेंगे और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाएगा। तो रोमेटिक फीवर के नतीजे में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इस्कीमिया हो जाए, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर लेट सपोज हो जाए और ये पेपाइलरी मसल इंफार्क्ट हो जाए, डेड हो जाए, तो क्या ये, या इस्कीमिक हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो क्या ये कार्डियक टेंडनी को पकड़ सकेंगे? कार्डियक टेंडनी को नहीं नो पकड़ सकेंगे। कार्डियक टेंडनी को नहीं पकड़ सकेंगे तो मैट्रल वाल्व को नहीं पकड़ सकेंगे, मैट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर जाएगा। तो इस्कीमिया जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक इस्कीमिक फिनोमेना है, उसमें पेपाइलरी मसल रप्चर हो सकते हैं और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है। इसी तरह सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट होता है, सब एक्यूट है। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है और ये एंडोकार्डाइटिस आपके कार्डियक टेंडनी को, पेपाइलरी मसल्स को, वाल्व के लीफलेट्स को डैमेज कर सकता है, इसकी वजह से भी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इको है। ईसीजी पे आपको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिलेंगी, जैसे इस्कीमिया। इस्कीमिया क्यों होगा? देखो, जब माइट्रल वाल्व ऊपर की तरफ प्रोलैप्स होगा, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा, तो ये जो पेपाइलरी मसल है ये जोर लगाएंगे ना इसको नीचे खींचने के लिए। तो जब ये यस सर जोर लगाएंगे तो ये कहाँ पे अटैच होते हैं? ये पेपाइलरी मसल सब एंडोकार्डियम के अंदर इस तरह अटैच होते हैं। तो ये जब जोर लगाएंगे तो ये जोर इसके सब एंडोकार्डियम पे पड़ेगा। सब एंडोकार्डियम को ब्लड की नीड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि पाइलरी मसल ज्यादा जोर लगा रहे हैं और डिमांड तो सब एंडोकार्डियम को इतनी ज्यादा हो नहीं सकती पूरी, इसलिए यहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है। तो वो भी इसी पे आपको नजर आ सकता है। ऑन एग्जामिनेशन मिड सिस्टोलिक क्लिक होगा। अब देखो, S1 और S2 और S1 और S2, S1 और S2 के दरमियान क्या है? systolic, सिस्टल ही है ना, और S2 और S1 के दरमियान डायस्टोल। अब देखो, जब सिस्टली होगा यानी वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी, तो तब ये माइट्रल वाल्व ऊपर की तरफ प्रोलैप्स करेंगे ना, क्योंकि नीचे जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड को फेंकेगा एआर्टा में, तो ये ब्लड कहाँ पे टकराएगा? ये ब्लड इन दीवारों के साथ भी टकराएगा। तो अगर नीचे कार्डियक टेंडनी और पेपाइलरी मसल्स कमजोर हों और वो इसको अंदर ना नीचे ना खींच सकें, तो ये माइट्रल वाल्व ऊपर की तरफ प्रोलैप्स करेंगे। यानी ये सारा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वाला काम कौन से फेज में होगा? वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के दौरान होगा ना, यानी सिस्टली में होगा। yes, तो हमें इसका मरमर भी सिस्टली में सुनाई देगा। यहाँ पे सिस्टली में कहाँ पे? बिल्कुल दरमियान। yes, दरमियान में कौन कैसी आवाज सुनाई देगी? एक क्लिकिंग वाली आवाज सुनाई देगी। और वो क्लिकिंग वाली आवाज क्या होगी? देखो, सिस्टली शुरू हो गई है ना, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। अब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट यस कर सर रहे हैं तो ब्लड एआर्टा में जा रहा है और यही ब्लड जाहिर है ऊपर भी टकरा रहा है इन माइट्रल वॉल के साथ, जिसकी वजह से माइट्रल वॉल ऊपर जाना चाहते हैं। तो कौन जोर लगाएगा? कार्डियक टेंडनी इसको नीचे खींचेंगे ना, कार्डियक टेंडनी यस इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। यस लेकिन जब माइट्रल वॉल प्रोलैप्स होगा तो माइट्रल वॉल्व जब ऊपर की तरफ एट्रिया के अंदर घुस जाएगा तो ये कार्डियक टेंडनी पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएंगे रबड़ की तरह। और रबड़ को जब आप पूरी तरह स्ट्रेच करो, टेंस करो, पूरा खींच दो, तो इससे एक किस्म की टुंग टुंग इस तरह की आवाज प्रोड्यूस होती है। इसको हम क्लिकिंग साउंड कहते हैं। तो ये मिड सिस्टोलिक क्लिक आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि रैपिड टेंसिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक टेंडनी, और ये सिस्टली के दरमियान में होगा। मैनेजमेंट क्या है? देखो, हमने पढ़ा था ना कि पेशेंट को पाल्पिटेशन हो सकती है। क्यों पाल्पिटेशन हो सकती है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस्कीमिया है, तो इस्कीमिया की वजह से चेस्ट पेन हो सकती है, पेपाइलरी मसल जोर लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस्कीमिया है, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। इसके अलावा पाल्पिटेशन हो सकती है, तो अगर वो है तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे। पेशेंट को कहेंगे कि स्मोकिंग और कैफीन ना करो, क्योंकि इनकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होती है। और अगर सीवियर प्रोलैप्स हो तो हम फिर क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं।
अगर सीवियर कोलैप्स, और सर्जरी क्या करते हैं, इस माइट्रल वाल्व को रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं, वही बात। ठीक है। ओके। नेक्स्ट और आखिरी बस थोड़ा सा है, ये माइट्रल रिगर्जिटेशन है। माइट्रल स्टेनोसिस हमने पढ़ ली, माइट्रल प्रोलैप्स हमने पढ़ लिया, माइट्रल रिगर्जिटेशन जिसको माइट्रल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है। देखो, ये आपके पास नॉर्मल माइट्रल वाल्व है, ये आपके पास माइट्रल वाल्व क्या हो गए हैं, प्रोलैप्स हो गए हैं ना। यस सर। ये नॉर्मल है, ये प्रोलैप्स हैं, ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो ये प्रोलैप्स। और रिगर्जिटेशन क्या होगी, अगर इसके थ्रू ब्लड ऊपर जाए, तो ये देख रहे हो, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ये ब्लड है ना। तो नीचे से यस लेफ्ट सर। वेंट्रिकल से ब्लड अगर लीक होना शुरू हो जाए ऊपर, तो हम कहेंगे कि अब ये माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, माइट्रल वॉल्व के जो फ्लैप्स होते हैं, ये सही तरीके से डू नॉट क्लोज प्रॉपरली, जिसकी वजह से इट कॉजेज ए बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड एआर्टा में जाने के साथ साथ ऊपर लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है, लीक हो जाता है, रिगर्जिटेशन होता है। और से सुन, इसकी काजेज वही हैं जो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स की। इस प्रोलैप्स की जो काजेज है ना, वही काजेज इस रिगर्जिटेशन की। क्योंकि ये प्रोलैप्स को अगर आप ठीक नहीं करोगे तो इस प्रोलैप्स के का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, ये वाल्व पहले ऊपर की तरफ जाते थे एट्रियम में, अब ये वाल्व एक दूसरे के साथ वाल्व की लीफलेट मिल भी नहीं सकते। देखो यहाँ पे तो, देखो वाल्व के लीफलेट अगरचे ऊपर चले गए हैं, अगरचे ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिले तो हुए हैं ना, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर लीक नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको ठीक ना करो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाल्व ऊपर गए हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं सकेंगे, तो इनके दरमियान ये खाली जगह रह जाएगी और ब्लड इसके थ्रू लीक होगा। तो जो काजेज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की थी, वही काजेज इसकी। मैक्सिमेटर डिजनरेशन मोस्ट कॉमन है, इसके बाद रोमेटिक फीवर, इस्कीमिया, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसलिए कि लेट्स सपोज देखो, एक बंदे का हार्ट है ना, और थोड़ा सा रहता है, सर ठीक ये है। इसमें लेट्स सपोज ये एक बंदे का हार्ट है ना नॉर्मल, और ये माइट्रल वाल्व है। अब जब इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई, ऐसे हार्ट इसका डायलेट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस बंदे के जो माइट्रल वाल्व, ये ऐसे होगी। क्योंकि ये डायलेशन जब होगी, मतलब ये बवाल जब नीचे डायलेट होगा, तो ये इस चीज को भी अपने साथ खींच लेता है, और इस चीज को जब अपने साथ खींचेगा, तो ये जगह जो है, ये मेटल वॉल के दरमियान जो ओपनिंग है, ये बड़ी हो जाएगी और ये सही तरीके से बंद नहीं हो सकेगी, तो ब्लड लीक। ठीक है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक इजाफी चीज है, बाकी सारी काजेज वही हैं जो मेटल वॉल प्रोलैप्स की। कॉम्प्लिकेशन और क्लिनिकल फीचर सारे वही हैं जो माइट्रल स्टेनोसिस वाले। देखो, माइट्रल स्टेनोसिस में भी ब्लड कहाँ जमा होता था, एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में एट्रियम जमा में। होता था ना, क्योंकि रास्ता तंग है, ब्लड नीचे जा नहीं रहा, तो इसलिए लेफ्ट एट्रियम में जमा हो रहा है। और फिर लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वो इसमें पल्मोनरी वेन में, और फिर लंग में, और फिर इसका असर राइट हार्ट पे पड़ रहा है, इस तरह था ना। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड एआर्टा में भी जाएगा, लेकिन साथ साथ एट्रिया में भी दोबारा रिगर्जिटेट होगा। तो नतीजे में एट्रिया के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये कंजेशन होगी, पल्मोनरी वेन में होगी, पल्मोनरी वस्कुलेचर में होगी, पल्मोनरी लंग्स के अंदर होगी, और राइट हार्ट पे असर पड़ेगा, तो राइट हार्ट फेलियर होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन और क्लिनिकल फीचर सारे वही हैं। लेफ्ट एट्रियम डायलेट होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डिस्फेजिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट हार्ट फेलियर, बायलेटरल पेडल एडिमा, सारी वही चीजें जो हमने कहाँ पढ़ी, माइट्रल स्टेनोसिस।
समझ आई है? यस सर। yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखो स्टिनोसिस में क्या हुआ था, पल्मोनरी एट्रिया के अंदर कंजेशन हुई थी, और वो क्यों हुई थी? क्योंकि माइट्रल वॉल बहुत नैरो था, इसलिए ब्लड थोड़ा नीचे आता था, बाकी इधर जमा हो रहा था, और वो फिर पीछे जमा हो रहा है। जबकि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि माइट्रल वॉल बहुत ज्यादा ओपन है, तो बहुत ज्यादा ओपन होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड एआर्टा में भी जाएगा और ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। तो हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, और लेफ्ट एट्रियम के पास अपना भी ब्लड आएगा जो लंग से आता है। तो दोनों ब्लड, यानी उधर से भी ब्लड आ रहा है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा था, और यही ब्लड नीचे से रिगर्जिटेट भी हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी कंजेशन, और यही कंजेशन पीछे भी होगी। तो माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन दोनों में बैक कंजेशन होगी, इसलिए दोनों की कॉम्प्लिकेशन और क्लिनिकल फीचर्स तकरीबन सेम है। ठीक है, इसमें एक इजाफी ये बात होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल भी इन लोगों में डायलेट कर जाएगा। क्यों? देखो, जब हर कंट्रैक्शन के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिगर्जिटेट होगा होगा ना, Yes, sir. और एआर्टा में सर थोड़ा ब्लड जाएगा, तो कुछ ब्लड तो इधर चला जाएगा एट्रिया में, तो अब ब्रेन किसको कहेगा? ब्रेन इस लेफ्ट वेंट्रिकल को कहेगा कि अल्लाह आपको तबाह करे, क्यों इतना थोड़ा ब्लड को भेज रहे हो? ब्रेन को तो ये पता नहीं है कि बेचारे का वाल्व खराब हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल तो अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन ब्लड माइट्रल वाल्व के थ्रू ऊपर एट्रिया में लीक हो रहा है, तो ब्रेन को तो ये पता नहीं है। तो वो ब्रेन मुसलसल लेफ्ट वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करता है, करता है, करता है, करता है। एक ऐसा होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस में या क्लिनिकल फीचर में, माइट्रल रिगर्जिटेशन की क्लिनिकल फीचर में और कॉम्प्लिकेशन में क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी है। ठीक है, अब Yes, फाइनल sir. बात, जब आप इसको एग्जामिनेशन करोगे तो आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। होलोसिस्टोलिक मर्मर को हम पेन सिस्टोलिक भी कहते हैं, यानी थ्रू आउट द सिस्टली आपको सुनाई देगा, सिस्टली के शुरू से लेके आखिर। ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2। S1 और S2 के दरमियान क्या है? ये सिस्टली है, ये डायस्टली है। तो जो चलिए। माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा वो S1 से लेके S2 तक, यानी थ्रू आउट द सिस्टली आपको सुनाई देगा। ये जो थ्रू आउट द सिस्टली है मर्मर होता है, इसको होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मर्मर। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. क्यों होलोसिस्टोलिक मर्मर है? क्योंकि जैसे ही आपका ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, जैसे ही ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, ब्लड एआर्टा में भी जाएगा, ब्लड लीक भी होगा, रिगर्जिटेशन होगी, तो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के साथ ही ये मरमर आपको सुनाई देगा। ब्लड जब दोबारा इस तरफ लीक आउट होके आएगा, तो इस टर्बुलेंस होगी, और इस टर्बुलेंस से एक आवाज पैदा होगी, एक मरमर पैदा होगा, और वो आपको सुनाई देगा थ्रू आउट द सिस्टम। क्योंकि जब तक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तब तक एआर्टा में भी ब्लड जा रहा है, और इधर भी रिगर्जिटेट हो रहा है। थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है ये रिगर्जिटेशन होती है, इसलिए थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर सुनाई देता है, यानी होलोसिस्टोलिक मरमर। इन्वेस्टिगेशन ईसीजी पे नॉन स्पेसिफिक चेंजेस, चेस्ट एक्सरे पे क्या? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड हार्ट। ये तो हमने पढ़ा ना कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ये नॉर्मल हार्ट था, और ये क्या हो गया? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये देखो ये डायलेट कर। वेंट्रिकल इसमें, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, चेस्ट एक्सरे पे आपको डायलेटेड हार्ट नजर आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन चाहे इको है, इको पे आपको नजर आ जाएगा कि इस बंदे को तो माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, अब हम कब पढ़ेंगे, कहेंगे कि भाई इस बंदे को बहुत सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन है? वो तब अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, उसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, या S3 आपको सुनाई दे। S3 कब सुनाई देता है?
जब आपका वेंट्रिकल फेल हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने पढ़ा ना कि इस बंदे की लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे डायलेट हो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जाएगा, डायलेट हो Article में। जाएगा ना, डायलेट हो यस जाएगा। सर। तो जब ये डायलेट हो जाएगा तो डायलेटेड हार्ट जो है ये ब्लड को सही तरीके से किक नहीं कर सकता, सही तरीके से सिस्टली नहीं कर सकता। तो इसलिए ये वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो थोड़े ब्लड को तो ये किक आउट कर देगा और थोड़ा ब्लड इसका इधर ही रह जाएगा। तो डायस्टली में जब दोबारा इसकी फीलिंग होगी और ऊपर से नया ब्लड आएगा, वो नया ब्लड जब ऑलरेडी पड़े हुए ब्लड से टकराएगा तो इससे स्त्री की आवाज पैदा होगी। तो अगर स्त्री आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाफिर मिकदार में ब्लड को किक आउट नहीं कर सकता, इसलिए पीछे ब्लड रह जाता है कंट्रैक्शन के बावजूद भी। तो इस पड़े हुए रह गए ब्लड के साथ जब डायस्टली में ऊपर से ब्लड की फीलिंग दोबारा होती है, ये जब होता है तो S3 आता है। तो अगर आपको S3 सुनाई दे, इसका मतलब ये मैटल रिगर्जिटेशन बहुत सीवियर है और इसने लेफ्ट वेंट्रिकल को फेल कर दिया है, तो ये सीवियर है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, हम डायूरेटिक देंगे, इफिब अगर हो उसको ट्रीट करेंगे, एंटीकोगुलेशन वही जो सब की थी। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, मेटल वॉल रिप्लेसमेंट। मेटल वॉल के अंदर अगर इतनी सीवियर रिगर्जिटेशन है कि वो हार्ट उससे फेल हो रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो डायूरेटिक्स और एफिब के ट्रीटमेंट और बीटा ब्लॉकर होगा, अगर उनसे भी पेशेंट को के सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, यानी द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक डिस्पाइट मेडिकल ट्रीटमेंट, या अगर पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई तुम अपना माइट्रल वाल्व रिप्लेस कर, इसकी जगह पे कोई बायोप्रोस्थेटिक या कोई मेटेलिक वाल्व लगा दो, दूसरा वाल्व लगा दो। तो ये माइट्रल वाल्व की प्रॉब्लम थे। इंशाल्लाह कल और परसों हम ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और एआर्टिक रिगर्जिटेशन और एआर्टिक स्टेनोसिस, उनमें इतनी बातें नहीं है, और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी स्टेनोसिस ये सारी एक क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा काम की बातें नहीं। आज के लिए इतना ही काफी।